पिछले पीरियड में हमने सूक्ष्मजीवों के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के रूप में इसमें सूक्ष्मजीव के औषधि उपयोग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा प्रतिजैविक की गोलियां या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत जो है वो मुख्य रूप से सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट करने का काम करते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि स्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों के लिए चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी पर एक दवाई का उपयोग दवाई को उत्पादित की थी या दवाई का बनाया था, जिसे पेनिसिलिन कहते हैं। इन्होंने जीवाणुओं से बचाव के लिए जीवाणु को नष्ट कर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए एक फफूंद से तैयार की गई एक ट्यूब थी, जिसे पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है। अब आगे की बात करें हम पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाई जाती है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीव का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है। डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाई हमें लेना चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेते हैं जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो अगली बार जब आप बीमार पड़ते हैं तो उस प्रतिजैविक को लेने पर आपको उस बीमारी से बीमारी को नहीं रोक पाते हैं या उस बीमारी को कम नहीं किया जा सकता है। तो जब आवश्यकता हो तब ही ले, पहले ना ले कोई भी प्रतिजैविक दवाइयों को। जैसे सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है, इसलिए इनको प्रतिजैविक से नहीं रोका जा सकता है। वैक्सीन या टीका की बात करें हम, रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षित उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाता है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हम प्रविष्ट करा दें तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने में प्रतिरक्षित उत्पन्न करके हमें रोग कारक को नष्ट कर देती है। यानी जिस सूक्ष्मजीव से कोई रोग उत्पन्न होना है तो उस सूक्ष्मजीव को मृत अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में अगर हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो उस रोग से हमारा शरीर प्रतिरक्षित हो जाता है। यह प्रतिरक्षित हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन का कार्य होता है। हैजा क्षय, चेचक तथा
हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके के द्वारा रोका जा सकता है। इसके लिए अलेक्जेंडर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था 1798 में। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों के रक्षा के लिए टीके लगाए गए होंगे, वैक्सीन लगाई गई होगी। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? निश्चित है कि आप अपने माता पिता से इसको पूछ करके इसकी सूची तैयार कर सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में ही उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण की बात सुनी होगी। उसके विज्ञापन पर आपने देखा होगा, या पल्स पोलियो अभियान के बारे में आप जानते होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है। यह वास्तव में एक प्रकार का वैक्सीन ही है जो बच्चों को दिया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि के बारे में। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है या उर्वरकता शक्ति बढ़ती है। इसे सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, जो वायु की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके मृदा में एकत्रित कर देती है या मृदा में उसका संवर्धन कर देती है, जिससे भूमि में उसकी उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है। इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। अब पर्यावरण का शुद्धिकरण, इसके बाद हम चर्चा करते हैं पर्यावरण शुद्धिकरण। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकारक का जो जीवाणु है वो साइनोबैक्टीरिया है। यह नीले हरे शैवाल के रूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। पर्यावरण का शुद्धिकरण, इसमें आप अपने विद्यालय के बाहर बाग बगीचा की पत्तियों को एवं फलों के कचरा को एकत्रित करती है और उसको एक नए गड्ढे में डाल देती है। कुछ समय पश्चात यह विखंडित होकर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे इस प्रकार का जो ये बना होता है, इसे हम क्रियाकलाप नंबर 5 में देखते हैं। हम 2 गमले लेंगे, प्रत्येक में आधी मिट्टी भरेंगे और उसमें गमले को ए और बी नाम से हम अंकित कर देंगे। गमले ए में पौधों का कचरा भर देते हैं तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैलियों का और कांच का खाली बोतलों को तोड़ करके खिलौने को इनको तोड़ करके भर देते हैं, रख देते हैं। 2-3 सप्ताह बाद दोनों को अगर हम देखते हैं कि जो मिट्टी से भरा हुआ गमला ए था, जिसका पौधा वृद्धि करने लगता है, और गमला बी जो था पॉलीथीन थैली कांच और टुकड़ों के से भरा हुआ खिलौने से, इसमें पौधा वृद्धि नहीं करता है। ये हमें दोनों में अंतर दिखाई देता है। तो गमला एक में पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा हुआ है, यानी सूक्ष्म जीव पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया से बने पोषक पौधों के लिए पौधों द्वारा पुनः उपयोग में किए जाते हैं या उपयोग लाए जाते हैं। गमला बी का हमने देखा कि उसमें पॉलीथीन कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़े डाले थे। जो सूक्ष्म जीव इनको खाद में परिवर्तित नहीं कर पाए हैं, अतः इसका जो पौधा था वह
बहुत ही कम वृद्धि करता है या वह पौधा सूख जाता है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते होंगे। कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव उन मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और यह पदार्थ पौधों एवं जंतु द्वारा पुनः उपयोग में ला लिया जाता है या उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए भी सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमारे पर्यावरण के शुद्धिकरण में सहायक है। इसके पश्चात हानिकारक सूक्ष्मजीव की बात करें अगर, तो सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करती है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को हम रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो जीव मनुष्य या जंतु या पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीव को हम रोगजनक सूक्ष्मजीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तु को संदूषित कर देते हैं, उनको खराब कर देते हैं। उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आगे देखते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव की बात पर ध्यान देते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और हम संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के संपर्क में भी आने पर ये सीधे हमारे शरीर में संचरण करने लगते हैं या हमें रोग होने लगता है। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग को जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में पहुंच जाती है, ऐसे रोग को हम संचरणीय रोग कहते हैं, जो कि स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण जैसे हैजा है, सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ये इस तरह के रोग है जो संक्रमित रोगों से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो उसके मुंह से सूक्ष्म बूंदों के साथ में हजारों रोगकारक वायरस यानी विषाणु वायु में फैल जाते हैं, आ जाते हैं और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ में स्वस्थ मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी जो रोगकारक सूक्ष्मजीव के रोगवाहक का कार्य करती है, जैसे कि घरेलू मक्खी इसका एक अच्छा उदाहरण है। आपने देखा होगा मक्खी को, यह गंदगी में बैठती है, कूड़ा करकट पर या जंतु के अपशिष्ट पदार्थों पर बैठ जाती है और वहाँ से रोगाणु उसके शरीर से चिपक कर आ जाती है। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठ जाती है तो रोगाणु को उसमें स्थानांतरित कर देती है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन का उपयोग करेगा उसके शरीर में ये प्रवेश कर जाएगी और उसे बीमार कर देगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन सदा ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए। इसके बाद में मादा एनाफिलिस मच्छर जो है, यह मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है या मलेरिया की बीमारी होती है। मादा एडिस मच्छर जो है यह डेंगू का वायरस का वाहक होता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए, गंदा पानी कहीं भी हमें रुकने नहीं देना चाहिए। कूलर है, टायरों हैं एवं फूलदानों हैं जहाँ पर जल एकत्रित होता है, अतः हमें ऐसे स्थानों पर स्वच्छ जल एवं शुष्क रखना चाहिए। हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की हमें सूची बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। इसके बाद में हम सारणी में जो
2.1 में सारणी में सूक्ष्म मनुष्य में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोगों की बात है। इस पर हम अगले पीरियड में चर्चा करेंगे।